हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और उस इकोनॉमी स्पेशल बैच में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मुद्रास्फीति या महंगाई। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करते हुए चले। तो उसी कड़ी में आज का हमारा प्रयास है, आज की हमारी क्लास है जो कि इन्फ्लेशन या महंगाई पर रहने वाली है। और आज की क्लास में हम महंगाई की अवधारणा को समझने के साथ साथ में महंगाई की अवधारणा को समझेंगे और अवधारणा को समझने के साथ साथ महंगाई किन कारणों से होती है उनको जानेंगे और साथ ही साथ महंगाई के प्रकार या मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति की अवधारणा को समझते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति या महंगाई क्या होती है। तो बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं आपको कहूं तो मुद्रास्फीति या महंगाई का तात्पर्य होता है वस्तुओं के मूल्यों का बढ़ जाना। अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य बढ़ जाना, तो दाम बढ़ गए तो इसका मतलब चीज महंगी हो गई। बिल्कुल सरल सी व्याख्या है। दूसरी स्थिति क्या होती है, लोगों के पास में पैसा बढ़ जाना, उसे भी हम क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ जाना कहते हैं। लोगों के हाथ में पैसा अधिक, तो लोगों के हाथ में पैसा अधिक तो क्या होंगे, वे पैसा अधिक खर्च करेंगे। अधिक खर्च करेंगे तो जो जितना अधिक दाम चुकाएगा किसी वस्तु के लिए वही उस वस्तु को पाएगा। इससे होता क्या है कि वस्तुओं के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तीसरी जो स्थिति होती है महंगाई की वो होती है मुद्रा का मूल्य ही कम हो जाना, करेंसी की खरीद शक्ति या क्रय शक्ति ही कम हो जाना। वो क्या होती है, देखिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। माना एक परिस्थिति है, एक स्थिति है, एक सिचुएशन है जिसमें किसी देश में 10 रुपए में क्या आ रहे हैं, 10 संतरा आ रहे हैं, लेकिन वहां की करेंसी का क्या हो जाता है, मान लो अवमूल्यन हो जाता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो मूल्य कम हो गया तो अब 10 रुपए में कितने संतरा आ पाएंगे, 8 संतरा। यानी कहने का तात्पर्य है जहां पहले की स्थिति थी, सिचुएशन 1 थी, वहां क्या था, 10 रुपए जो मुद्रा थी उसकी खरीद करने की शक्ति कितनी थी, 10 संतराओं की। लेकिन अब स्थिति दूसरी बन गई, जब महंगाई हो गई उसमें क्या हुआ, 10 रुपए की क्रय शक्ति क्या हो गई, घटकर कितनी रह गई, 8 संतरा खरीदने की रह गई। तो इस स्थिति को भी हम क्या कहते थे, महंगाई कह देते हैं। तो महंगाई के 3 अवधारणा हमने समझी। पहली मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाना, दूसरा हमने समझा क्या, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाना, और तीसरा मुद्रा के मूल्य में ही, मुद्रा की जो मूल्य है उसका कम हो जाना या मुद्रा की खरीद शक्ति या क्रय शक्ति कम हो जाना। ये तीनों ही स्थितियां क्या होती हैं, महंगाई या मुद्रास्फीति होती हैं। अब हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या महंगाई हो सकती है। पहला कारण, वस्तु की मांग बढ़ जाए। ठीक है, अधिक लोग किसी वस्तु या सेवा की मांग करने लग जाएं तो उसे वस्तु की मांग बढ़ जाना कहते हैं। और इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। कैसे होती है इसे समझेंगे हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में। दूसरा, फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति के कारणों की। दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ जाने के कारण वस्तु के मूल्यों का बढ़ जाना। ये दूसरे प्रकार की या दूसरा कारण हो सकता है मुद्रास्फीति का। तीसरा जो कारण है मुद्रास्फीति का वह है संरचनात्मक कारण। क्या होते हैं संरचनात्मक कारण, इसको भी हम देखने वाले हैं आगे की कुछ स्लाइड्स में। और चौथा, कुछ अन्य कारण भी मुद्रास्फीति के होते हैं। तो आइए एक एक करके सभी कारणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसे मांग जनित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, 2 कारणों से हो सकती है। पहला कारण कौन सा, लोगों की आय में वृद्धि हो जाए, लोगों की इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इनकम बढ़ जाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है, ब्याज की दरों में बहुत कमी हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा। लोगों की इनकम बढ़ गई तो लोग उसको ज्यादा खर्च करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। इसी प्रकार यदि ब्याज दरों में कमी हो जाएगी तो ज्यादा मात्रा में क्या लेंगे, लोग लोन लेंगे या ऋण लेंगे, इससे उनके हाथ में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो इसका मतलब खर्च करने के लिए अब लोगों के हाथ में पैसा आ चुका है। किन कारणों से, 2 कारण हो सकते हैं, या तो लोगों की आय या इनकम में वृद्धि हो जाए, या ब्याज दर इतनी कम हो जाए कि उन्हें ऋण मिलना एकदम आसान हो जाए। दोनों ही कारणों से लोगों के पास में पैसा क्या आ गया, अधिक आ गया। पैसा अधिक आते ही लोग उसको खर्च करने के लिए निकलते हैं, और खर्च करने के लिए जब निकलते हैं तो वो किस पे खर्च करते हैं, वस्तु और सेवाओं को खरीदने में उस पैसे को खर्च करते हैं। इससे क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, और आपूर्ति या सप्लाई वैसी की वैसी रहती है। वस्तु की मांग बढ़ गई, आपूर्ति वही रही। उदाहरण से समझे,
माना 100 साबुन का अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, ठीक है। अब उत्पादन तो 100 का 100 ही रहे, लेकिन उसको खरीदने वाले व्यक्ति क्या हो जाएं, 200 हो जाएं, 200 लोगों के पास में उस साबुन को खरीदने का पैसा आ जाए, तो उससे क्या होगा, 200 में से खरीद केवल कितने लोग पाएंगे, 100 ही, क्योंकि सप्लाई कितनी है, 100 की ही। तो इस कारण जो अधिक दाम चुकाएगा वो इस वस्तु को खरीद पाएगा। इस प्रकार की स्थिति से बनने वाली मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा जो कारण है मुद्रास्फीति का वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हिंदी में कहा जाता है लागत जनित मुद्रास्फीति। आइए समझते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। देखिए, लागत जनित मुद्रास्फीति के कारणों की यदि हम बात करें तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, ब्याज दरों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो ब्याज दरों में जब वृद्धि हो जाएगी तो इसका तात्पर्य क्या होगा, जो उत्पादक होगा उसको उत्पादन करने के लिए क्या लेना पड़ता है, उत्पादक को उत्पादन करने के लिए लोन या ऋण लेना पड़ता है। जब ये लोन इसे क्या मिलेगा, हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इस उत्पादक की उत्पादन लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला कारण। दूसरा, मानसून की यदि विफलता हो जाए, मानसून विफलता होने से क्या होगा, अनाज का जो उत्पादन है वो कम होगा, ठीक है। और अनाज का उत्पादन जब कम होगा इसका तात्पर्य क्या होगा, उसकी सप्लाई घट जाएगी। तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, लागत जो है किसान की वो बढ़ जाएगी। मानसून विफलता के कारण उसको सिंचाई के अन्य साधन अपनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी लागत, अनाज को उत्पादित करने की लागत बढ़ जाएगी। इससे अनाज के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। तीसरा, यदि हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उस वस्तु को इंपोर्ट करके भारत में लाने के लिए जो इंपोर्टर या आयातक है उसकी लागत भी अधिक लगती है। तो इस प्रकार से लागत बढ़ सकती है। अधिक ब्याज दरों के कारण उत्पादक की लागत बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मूल्य की वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। और इनका परिणाम क्या होता है कि उस वस्तु की जो आपूर्ति होती है वो अर्थव्यवस्था या देश में घट जाती है, लेकिन उस वस्तु की मांग वैसे की वैसे ही बनी रहती है। तो सप्लाई जब हो जाए कम और मांग जब अधिक हो जाए तो परिणाम क्या होगा, मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। जो अधिक दाम चुकाएगा वो उस वस्तु को पाएगा और उसका परिणाम क्या होगा, वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाना। और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा कारण है मुद्रास्फीति का संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। आइए इसे समझते हैं, ये क्या होती है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और ये मुख्यतः किससे जुड़ी हुई इन्फ्लेशन या महंगाई होती है, देश में या अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई महंगाई होती है। जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना की कमी होगी तो वस्तु और सेवाओं का वितरण और भंडारण जो है उसकी समस्या आएगी। जब वितरण और भंडारण की समस्या आएगी तो क्या होगा, वस्तुओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपरली उनका क्या नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, भंडारण नहीं हो रहा है, जिससे वस्तु लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। और जब पहुंच नहीं पा रही है तो कृत्रिम रूप से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और इससे मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं की जब कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कम, डिमांड बढ़ जाएगी, तो मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार की जो महंगाई होती है उसे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति के अन्य कारणों की यदि हम बात करें तो कुछ कृत्रिम जनित अन्य कारण भी हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में महंगाई हो सकती है। इनमें से एक कारण है उत्पादकों द्वारा समूह बना लेना। क्या होता है ये देखेंगे हम। और उसके अलावा वस्तुओं की कालाबाजारी करना। पहला हम देखते हैं उत्पादकों द्वारा समूह बना लेना, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कार्टेलाइजेशन करना। तो देखिए, कार्टेल जब बना लेते हैं उत्पादक तो उसमें होता क्या है कि सभी उत्पादक मिलकर क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं और अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को कम दाम पर बेचते ही नहीं है, जिससे कृत्रिम रूप से क्या हो जाती है, वस्तुओं की कमी हो जाती है अर्थव्यवस्था में। वस्तुओं का उत्पादन होने के पश्चात भी वे वस्तु को बाजार में बेचते नहीं है कम मूल्यों पर। तो उत्पादन तो पर्याप्त है, आपूर्ति तो पर्याप्त है, लेकिन वे उसे कम मूल्यों पर बेचने को तैयार नहीं है समूह बनाकर। इसे कार्टेलाइजेशन कहा जाता है। और इससे कृत्रिम रूप से जो वस्तुओं की कमी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है उसके कारण मूल्यों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है
और इस प्रकार से इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में बन जाती है। तो ये प्रत्येक प्रकार के महंगाई के कारणों को हमने जाना। उन्हीं कारणों में अगला कारण है कालाबाजारी। कालाबाजारी से क्या होगा, जो वस्तु का उत्पादन करने वाले हैं या वितरण करने वाले लोग हैं वे क्या कर लेंगे, वस्तुओं को इकट्ठा कर लेंगे और बाजार में आने नहीं देंगे, जिससे बाजार में कृत्रिम रूप से क्या हो जाएगी, वस्तुओं की कमी हो जाएगी। और जब वस्तुओं की कमी हो जाती है अर्थव्यवस्था या देश में, तो मूल्यों में स्वाभाविक से रूप से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और इससे देश या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। तो ये सभी कारणों को हमने जाना जिनके कारण मुद्रास्फीति किसी भी देश में हो सकती है। अब हम जानेंगे मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के आधार पर। पहला जो प्रकार हम देखेंगे वो है मुद्रास्फीति की दर के आधार पर, कि किसी देश या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर के आधार पर कितने प्रकार की मुद्रास्फीति हो सकती है। तो मुद्रास्फीति की दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हो सकते हैं। पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती मुद्रास्फीति, दूसरा ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन या इसे हिंदी में कहा जाता है चलती मुद्रास्फीति। अगला प्रकार उछलती मुद्रास्फीति या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उससे अगला प्रकार भागती मुद्रास्फीति या रनवे इन्फ्लेशन। और अगला जो प्रकार है वो है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे अत्यधिक मुद्रास्फीति। आइए एक एक करके समझते हैं क्या होती है ये। सबसे पहले प्रकार की हम बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन या महंगाई की जो दर होती है वो क्या होती है, 0 से लेके 4% तक की होती है। तो 0 से 4% तक की दर जब महंगाई की रहे तो उसे हम किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये जो प्रकार की महंगाई की प्रकार होता है रेंगती मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि 0 से 4% तक की महंगाई आर्थिक गतिविधियों को क्या देती है, बढ़ावा देती है। और जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो रोजगार भी बढ़ता है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। अब आप पूछेंगे कि आर्थिक गतिविधियां क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि 0 से 4% की रेंज में जब मूल्य बढ़ते हैं तो वे अर्थव्यवस्था के लिए सहनीय होते हैं। और जब मूल्यों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती है तो उत्पादक भी अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। इससे तो उत्पादकों को भी लाभ प्राप्त होता है, वे अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, अधिक लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। दूसरा प्रकार चलती मुद्रास्फीति या कहा जाता है इसे ट्रॉटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन, और इसमें मुद्रास्फीति की दर होती है 4 से लेके 8%। अगला उछलती मुद्रास्फीति या गैलोपिंग मुद्रास्फीति जिसे कहा जाता है, उसमें मुद्रास्फीति की दर होती है 8 से लेके 10% के मध्य। भागती मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर या महंगाई की दर 10 से लेके 20% के बीच में रहती है। जबकि हाइपर इन्फ्लेशन या अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति किसी देश में होती है, तब क्या होता है, मुद्रास्फीति की जो मासिक रूप से बढ़ने की दर होती है, महंगाई मासिक रूप से 20 से 30% बढ़ने लग जाती है। यानी 100 रुपए किसी वस्तु का मूल्य था, अगले महीने उस वस्तु का मूल्य 120 हो जाता है या 130 हो जाता है। तो इस प्रकार की जो महंगाई की स्थिति होती है उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। और अन्य प्रकार की जो महंगाई थी उनमें होता क्या है कि वस्तु एक बार महंगी होने के पश्चात धीरे धीरे उसका दाम कम आता है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तुओं का दाम नीचे ही नहीं आता, अर्थात मुद्रास्फीति चक्र साम्य अवस्था की तरफ वापस लौटता ही नहीं है, वस्तुओं के दाम वापस कम होते ही नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और जिस देश में यह स्थिति बनती है वहां की मुद्रा अपना मूल्य क्या कर देती है, खो देती है। और जब मुद्रा का मूल्य खो दिया जाता है या मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो लोग खरीद करने के लिए क्या करने लग जाते हैं, अपने पसंद की वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, विनिमय व्यवस्था को अपना लेते हैं। विनिमय व्यवस्था का तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति के पास में टमाटर हैं और किसी व्यक्ति के पास में क्या है, आलू है। माना ए व्यक्ति के पास में टमाटर है, बी व्यक्ति के पास में आलू है। अब क्या है, बी जो है उसको क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, तो ये किसको दे देगा, अपने आलू किसको दे देगा, ए। और ए व्यक्ति को आलू चाहिए तो ये इससे क्या ले लेगा, बी से आलू ले लेगा। तो इस प्रकार की विनिमय व्यवस्था प्रचलन में आ जाती है, या फिर विदेशी मुद्रा प्रचलन में आ जाती है। तो ये बात करी हमने हाइपर इन्फ्लेशन की। अब हाइपर इन्फ्लेशन के कारणों की यदि हम बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति सामान्यतः किसी देश में नहीं आती, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति अर्थव्यवस्था में बन जाती है। वे कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कारण
देश में युद्ध छिड़ जाना, तो देश में युद्ध छिड़ जाने के कारण सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो जाती हैं और सरकार का जो पैसा होता है वो कहाँ लगता है, युद्ध में खर्चे के रूप में लगता है, जिससे राजकोषीय जो नीति होती है वो प्रभावित होती है, बजट में घाटा होता है और इसके कारण सारा का सारा उत्पादन जब ठप हो जाता है उससे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। लापरवाह राजकोषीय नीति, लापरवाह राजकोषीय नीति का तात्पर्य है लोगों को अंधाधुंध मात्रा में पैसा बांट देना सरकार के द्वारा, अंधाधुंध मात्रा में क्या देना, छूट देना मूल्यों में। इससे क्या होता है, लोगों के पास में पैसा बहुत अधिक बढ़ जाता है और अधिक पैसा होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन या महंगाई की स्थिति आ जाती है। अधिक मात्रा में सब्सिडी प्रदान करके या सरकार द्वारा लोगों को अधिक मात्रा में पैसा बांटकर ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये बात करी हमने अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारणों की। पहले प्रकार के जो प्रकार हमने देखे थे मुद्रास्फीति के, वो हमने देखे थे मुद्रास्फीति की दर के आधार पर। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के अन्य प्रकारों की, और उन प्रकारों में हम मुद्रास्फीति को किस आधार पर बांटेंगे, कुछ वस्तुओं को शामिल करने या न करने के आधार पर। अर्थात कुछ वस्तुएं हैं उनको यदि शामिल करें तो महंगाई की दर क्या होगी और शामिल ना करें तो महंगाई की दर क्या होगी, उसके आधार पर अब यदि मुद्रास्फीति का हम वर्गीकरण करें तो मुद्रास्फीति को हम दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति, जिसका अन्य नाम है अंडरलाइंग इन्फ्लेशन। आइए अंतर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन का तात्पर्य क्या होता है। इसमें क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति की जब गणना की जाती है तो कुछ वस्तुएं सेवाओं की एक बास्केट बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार, देखिए मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है वो सरकार और आरबीआई द्वारा की जाती है। अब सरकार और आरबीआई क्या करेगी, ऐसा तो है नहीं कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु के मूल्य को बाजार में जा जाके क्या करेगी, पता करेगी और नापेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या करती है आरबीआई, क्या करती है या सरकार क्या करती है, एक बास्केट निर्धारित करती है। बास्केट का तात्पर्य है कुछ वस्तु निर्धारित करती है। जैसे 100 वस्तु निर्धारित कर ली जो सर्वाधिक मात्रा में लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, या सर्वाधिक मात्रा में लोगों को चाहिए होती है। उन 100 वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को देख लिया जाता है और उसके आधार पर मुद्रास्फीति की दर को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यदि इन 100 वस्तुओं को चुना गया है महंगाई की दर निर्धारण करने के लिए और 100 के 100 वस्तुओं के मूल्य को कंसीडर करते हुए महंगाई की दर का निर्धारण किया जाता है, तो इसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी बास्केट के प्रत्येक मद की मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो इसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये जो बास्केट चुनी जाती है मुद्रास्फीति की गणना के लिए, उस बास्केट में से ईंधन और खाद्य पदार्थों की जो मुद्रास्फीति होती है उसको निकाल दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो क्या करा जाता है, प्रत्येक वस्तु के मूल्यों के परिवर्तन को देखा जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में से, इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से किसकी महंगाई को निकाल दिया जाता है, ईंधन और खाद्य पदार्थ हैं उनकी महंगाई को निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो मुद्रास्फीति की दर प्राप्त होती है उसे हम कोर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला के रूप में हम देखें तो हम कह सकते हैं कोर इन्फ्लेशन इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन और उसमें से माइनस हम क्या कर दें, फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन, यानी ईंधन और खाद्य पदार्थों के जो मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं उसको हम उसमें से घटा दें। ठीक है, और मूल्यों के दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए कोर इन्फ्लेशन की दर को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ईंधन और खाद्य पदार्थों के जो मूल्य हैं वे जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं और अर्थव्यवस्था में महंगाई की असली पिक्चर को व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए दीर्घकालीन रूप से महंगाई की दर को देखने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में से ईंधन और खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन या महंगाई की दर को घटा दिया जाता है। अब हम, जैसा हमने पिछली स्लाइड में बात करी कि कोर इन्फ्लेशन की गणना आखिर अर्थव्यवस्था में क्यों की जाती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, सभी वस्तुओं की हमने महंगाई देख ली, तो फिर ईंधन और खाद्य पदार्थों की महंगाई को घटा के इस कोर इन्फ्लेशन को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी। तो उसका कारण है कुल मुद्रास्फीति में से खाद्य और ईंधन की जो मुद्रास्फीति है जो कि अस्थायी होती है। ठीक है, क्योंकि खाद्य और ईंधन
जो होती हैं उनके मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं जल्दी जल्दी। खाद के मूल्य या खाद्य पदार्थों के मूल्य जल्दी जल्दी परिवर्तित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर करते हैं। ईंधन के मूल्य जल्दी जल्दी परिवर्तित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के मूल्य पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनका जो प्रभाव होता है महंगाई पर वो अस्थायी होता है। और इस अस्थायी प्रभाव को हटाने के लिए कोर इन्फ्लेशन की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये बात करी हमने कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति की गणना क्यों की जाती है उसके बारे में। अब कुछ अन्य आधार पर हम मुद्रास्फीति के प्रकारों की बात करेंगे, और वो आधार है सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर मुद्रास्फीति को कितने प्रकारों में हम बांट सकते हैं। तो सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर हम मुद्रास्फीति को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला ओपन इन्फ्लेशन जिसे खुली मुद्रास्फीति कहा जाता है, और दूसरा प्रतिबंधित मुद्रास्फीति या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। आइए देखते हैं क्या अंतर है। पहली बात करें हमने खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति वो प्रकार की मुद्रास्फीति है जिसमें क्या किया जाता है, नियंत्रित करने का प्रयास महंगाई को किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा और देश के सेंट्रल बैंक, भारत के लिए जैसे आरबीआई है। यदि सरकार और आरबीआई क्या करे, महंगाई को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रकार की मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? खुली मुद्रास्फीति कहलाती है। जबकि प्रतिबंधित प्रकार की या सप्रेस्ड प्रकार की इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई की दर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार, या कह सकते हैं सेंट्रल बैंक और सरकार का किसी प्रकार का दखलंदाज यदि ना हो, किसी प्रकार की दखलंदाजी वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ने पर सरकार और केंद्रीय बैंक ना करें, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबंधित सप्रेस्ड प्रकार की क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है। हस्तक्षेप करें तो उसको क्या कहा जाता है? सप्रेस्ड प्रकार की इन्फ्लेशन कहा जाता है। जबकि ओपन इन्फ्लेशन में क्या होती है, सरकार और आरबीआई क्या नहीं करती है, किसी प्रकार का प्रयास नहीं करती है महंगाई को नियंत्रण करने का, और यदि प्रयास करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबंधित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब सरकार और आरबीआई किस प्रकार से महंगाई को नियंत्रण करने का प्रयास करती है? सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, टैक्सेस की दर में चेंज करके, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से कुछ उपबंधों को अपनाकर क्या करती है? महंगाई को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। अब मौद्रिक नीति के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है? केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक क्या करता है? मौद्रिक नीति के कुछ उपायों का सहारा लेता है। क्या उपाय हैं? इसको हम काफी विस्तृत रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हमने मौद्रिक नीति पढ़ी थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। राजकोषीय नीति से किस प्रकार प्रयास किया जाता है? जो कि सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि महंगाई नियंत्रण में रहे। उसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? टैक्स की दर में परिवर्तित कर देती है, या लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है, जिससे क्या होता है? लोगों के हाथ में पैसा कम या ज्यादा हो जाता है, जिससे वस्तु के मूल्यों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रकार से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने बात की मुद्रास्फीति की अवधारणा के बारे में, उसके कारणों के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में और मुद्रास्फीति का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।